हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और डी दोनों, एंटियोकस द्वितीय और एंटीगोनस गोनाटस। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता डैश ने ग्रहण की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोगलीपुत्तिस। अगला प्रश्न है, कौन सी परिषद में अभिधम पिटक की रचना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र परिषद में। अगला प्रश्न है, सूची 1 के प्रांतों व सूची 2 की राजधानियों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य प्रदेश या प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोशली है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है, आजीविकों को 2 गुहाओं का दान। दूसरा है, लुम्बिनी की तीर्थयात्रा। तीसरा है, बोध गया की तीर्थयात्रा और चौथा है, कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा और सबसे अंत में दूसरा होगा। अशोक की बोधगया की यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष हुई। आजीविकों के 2 गुहाओं का दान राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार राज्याभिषेक के 14वें वर्ष और अशोक की लुम्बिनी की तीर्थयात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष हुई। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र का सुदर्शन सरोवर किसने बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पगुप्त। दूसरी शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में लिखित रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से गुजरात की सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण तटबंध टूट जाने पर तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च पर करवाई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक की। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति अशोक की थी। कलिंग के युद्ध की विभीषिका के कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना लिया, जिसके कारण शांति और अहिंसा की नीति के कारण देश को सैनिक दृष्टि से निर्बल कर दिया गया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी।
अगला प्रश्न है, किस कारक ने खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। खरोष्ठी लिपि अशोक के पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेखों में उत्कीर्ण है। खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम उत्कीर्ण करवाया था। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी एवं खरोष्ठी भाषा में लिखे गए थे। यूनानी भाषा को पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों के मेल से खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसीलिए अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक और ब्राह्मी लिपि 4 लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं। इसके अन्य सभी अभिलेख बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लोक प्रचलित ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाई गई थी। इसे 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यही ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों तथा दक्षिण पूर्व एशिया की अनेक लिपियों जैसे वर्मी, तिब्बती, सिंहली आदि भाषाओं की मातृलिपि है। अशोक के 2 शिलालेखों शहबाजगढ़ी और मानशेहरा स्थित अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए हैं। तक्षशिला एवं कांधार से प्राप्त 2 अभिलेख यूनानी एवं अरामेइक लिपियों में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1837। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, 5वीं से 7वीं सदियों के बीच संस्कृत बंगाल में सरकारी भाषा बन गई थी। कारण है, सरकारी अधिकारी इस भाषा को जानते थे। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 5वीं से 7वीं सदी के बीच ज़्यादातर समय में बंगाल में गुप्त वंश का शासन था। गुप्तों ने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया था, जिसके कारण संस्कृत बंगाल में सरकारी भाषा बन गई। गुप्त राजाओं की तरफ से कई आदेशात्मक अभिलेख संस्कृत भाषा में बंगाल में अधिकारियों के लिए जारी किए गए थे, जो अधिकारियों के इस भाषा से परिचय होने का सबूत है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कारण है, प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है, किंतु आर गलत है। भारत के प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। पढ़े जा सकने वाले प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है। अतः भारत के प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है। किंतु यहाँ ध्यातव्य यह है कि प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा नहीं थी। अगला प्रश्न है, शक सातवाहन काल में दक्कन में सुवर्ण का रजत कारशापड़ से विनिमय दर निम्नवत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1:35। शक सातवाहन काल में दक्कन में सुवर्ण का रजत
करशापड़ से विनिमय दर 1:35 थी। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन ने चलाया। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त मुद्राएं जारी करने का श्रेय शक शासक जीवन दामन को है। सातवाहन शासकों ने ज़्यादातर सिक्के शीशे और चांदी के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, जैसे मौर्य वंश, चौहान वंश और चालुक्य वंश के राजा आदि, जबकि कुछ राजा गैर क्षत्रिय थे, जैसे नंद वंश के राजा शूद्र थे, जबकि वर्धन वंश के राजा वैश्य थे। प्राचीन भारत में शुंग वंश, सातवाहन वंश, कदम्ब वंश आदि के शासक ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 से 200 ईस्वी। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी का है। भूमि दान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंधों की झलक मिलती है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, नासिक अभिलेख आदि से भूमि दान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती के दान पत्र में गाँव के गृहस्थ एवं कृषक, ब्राह्मणों और दंगुन गाँव के साथ अन्य निवासियों के मध्य संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है रुद्रदामन, दूसरा है वात्स्यायन, तीसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी और चौथा है यज्ञश्री सतकर्णी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा और सबसे अंत में दूसरा होगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी का काल 106 से 130 ईस्वी तक है। रुद्रदामन का काल 130 से 150 ईस्वी तक है। यज्ञश्री सतकर्णी का काल 165 से 194 ईस्वी तक है और वात्स्यायन का काल 3री शताब्दी का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में अभिलेख और सूची 2 में धर्म दिया हुआ है। इसका सही सम्मेलन इस प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख का संबंध पाशुपत धर्म से है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन साची अभिलेख का संबंध बौद्ध धर्म से है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख का संबंध सूर्य पूजा से है और स्कंदगुप्त कालीन कहोम अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, गुप्त रानी ध्रुव देवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह प्रभावती गुप्ता की माता थी। ये कथन सही नहीं है। वह कुमारगुप्त की माता थी, ये कथन सही है। वह रामगुप्त की पत्नी थी, ये भी सही है। और वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त रानी ध्रुव देवी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। इसके पहले वह रामगुप्त की पत्नी भी रह चुकी थी। ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक रानी नागवंशी कुबेर नागा थी, जो प्रभावती गुप्ता की माता थी। आगे चलकर प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। गुप्त शासन काल में वाराणसी कभी भी राजधानी नहीं रही। समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को भी गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्तों ने अपनी शुरुआत प्रयाग से की थी और वही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। प्रयाग से ही समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त होता है। कुमारगुप्त प्रथम के करमदंड शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पाटलिपुत्र से राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज ऋषि की उपाधि दी गई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजधिराजश्री उपाधि का विवरण उदयगिरि गुहा लेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर ही चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए एवं शक विजयों के फलस्वरूप ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों से उसके विभिन्न नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, चंद्र आदि प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सम्राट बना। उसने राजगृह के निकट बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त सम्राट बनता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों द्वारा किए गए आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्मात्री माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को प्रथम हूण आक्रमण का सामना करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र। अगला प्रश्न है, गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामंती युग। गुप्त काल की विशेषता के संदर्भ में इतिहासकारों ने शास्त्रीय युग, स्वर्ण युग, ब्राह्मणवादी पुनरुद्धार जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु उन्होंने गुप्त युग को सामंतवादी युग मानने से इनकार कर दिया है। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त युग में जमींदारी प्रथा विद्यमान होने की बात कही है, क्योंकि उत्तरकालीन गुप्त राजा जागीरदार के तौर पर ही गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए थे। गुप्तकालीन साहित्यों एवं अभिलेखों से उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी व्यापक स्तर पर प्राप्त होती है, किंतु 543 ईस्वी के पश्चात गुप्त साम्राज्य के बारे में किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड निम्नलिखित तिथियों में से किसके बाद उपलब्ध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 543 CE। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जागीरदार के तौर पर। अगला प्रश्न है, बेगारों को गुप्त काल में कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्टि। बेगारों को गुप्त काल में विष्टि कहा जाता था। गुप्त काल में भू राजस्व साम्राज्य की आय का मुख्य साधन थे। जो व्यक्ति कर नहीं दे पाते थे उन्हें राजकीय भूमि या शिल्प उत्पादन केंद्रों पर एक दिन बेगार करना पड़ता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी दस्तावेजों का संकलन करणिक नामक अधिकारी करता था। अगला प्रश्न है, गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करणिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त युग को। गुप्त काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त शासकों ने सोने के भव्य सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के के अतिरिक्त गुप्त शासकों ने चांदी, तांबा एवं शीशे के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम ने सोने के अतिरिक्त चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। यद्यपि गुप्तकालीन ताम्र और शीशे का सिक्का बहुत कम मिलता है। प्रारंभ में गुप्तकालीन सोने के सिक्के उत्तम कोटि के होते थे, किंतु धीरे धीरे इसमें अशुद्धता आती गई। विष्णुगुप्त के शासनकाल तक सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी और शासकों को लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक सोने के सिक्के मिलने बंद हो गए, अर्थात व्यापार वाणिज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अतः व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्कों को कौड़ी कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, दिनार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है, व्यापार कम होने से खोने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्के इसके थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण शासकों ने। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मथुरा के समीप स्थित माठ नामक स्थान पर एक देवस्थान में कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। इसी प्रकार की मूर्ति अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। संभवतः वे उस चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। भारत में कुषाण शासक विम कड़फिसिस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा ढलवाई थी। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में घोड़े की जीन का प्रयोग किया था। जीन के प्रयोग से युद्ध करना और भी आसान हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं ढलवाईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विम कड़फिसस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत में घोड़ों की जीन का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले देवपुत्र की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उनके सत्ता ढांचे में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है वीथी, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विषय और चौथा है भुक्ति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला और सबसे अंत में दूसरा होगा। अवरोही क्रम इस प्रकार है, भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। भुक्ति प्रांत होता था, विषय जिला होता था, वीथी ग्राम समूह और ग्राम गांव होता था। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्ग लोगों की परिष्कृत जीवन शैली क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक समृद्ध शहरी वर्ग का उदय। वात्स्यायन द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्ग लोगों की परिष्कृत जीवन शैली एक समृद्ध शहरी वर्ग के उदय को दर्शाती है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक के प्राप्त साहित्यिक एवं अभिलेखी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य बढ़ने के साथ साथ शहरों का भी विकास हुआ और विलासिता युक्त जीवन शैली प्रारंभ हुई। शहरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजा, गणिकाएं आदि के बारे में साहित्यिक एवं अभिलेखी स्रोतों में विस्तार से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, पश्चिमी भारत की एक शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कारण है, इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। उपरोक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिम भारत से शकों का उन्मूलन कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया और शक विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्तों ने भड़ौच बंदरगाह पर अधिकार कर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार सुगम बनाया। अगला प्रश्न है, व्यापार और शिल्प समाज का सामाजिक आर्थिक महत्व उसके डैश में था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार के रखरखाव और प्रत्येक वर्ण के व्यावसायिक एकाधिकार। व्यापार में वृद्धि होने से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था। नए नए नगरों की स्थापना होने लगी थी। भारत का व्यापार मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्गों और समुद्री मार्गों से होने लगा था। भारतीय व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य द्वारा किया गया सहयोग था। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र पाटलिपुत्र था और अन्य केंद्रों में उज्जैन, मथुरा, पुहार आदि प्रमुख हैं। व्यापार एवं शिल्प कार्य बढ़ने के कारण अनेक व्यापारिक संघों का उदय हुआ। श्रेणी के मुखिया का व्यापार एवं शिल्प समाज पर नियंत्रण रहता था। इनका सामाजिक आर्थिक महत्व उनके व्यापार के रखरखाव और प्रत्येक वर्ण के व्यावसायिक एकाधिकार में निहित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज्य व्यापार को बढ़ावा किसके माध्यम से देता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बाजार वाले कस्बों की स्थापना, सड़कों की रखरखाव और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया जाता था। उपर्युक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, कलचुरी चेदी संवत 248 सीई से प्रारंभ होता है। बी है, गुप्त काल संवत 319 से 320 सीई से प्रारंभ होता है। सी है, 1076 के चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों के अभिलेखों में किया गया। डी है, 824 के कोलार संवत का प्रयोग केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों के अभिलेखों में किया गया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता है। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया गया था। जैसे कलचुरी चेदी संवत 248 ईस्वी में आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में, 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक के क्षेत्रों में तथा 825 ईस्वी में कोलार संवत का प्रयोग केरल क्षेत्र में होता था। अगला प्रश्न है, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शिलालेखीय साक्ष्य की विभिन्न सीमाएं हैं। अक्षर धुंधले होते हैं, अर्थात अक्षरों को हल्के रंग से उत्कीर्ण किया जाता है, इसीलिए पढ़ना मुश्किल होता है। इसमें उन सभी बातों या घटनाओं की जानकारी नहीं उत्कीर्ण होती है जिन्हें वर्तमान में महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी प्रकार के अभिलेखों को पढ़ना और उन्हें समझना एवं प्रकाशित करना कठिन होता है। अभिलेखीय साक्ष्य अधिकांशतः पक्षपाती हो सकते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त है? पहला है वैशाली स्तंभ, दूसरा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तीसरा है सांची स्तंभ और चौथा है संकिसा स्तंभ। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। सारनाथ के अतिरिक्त वैशाली, सांची और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त है। लौरिया नंदनगढ़ और वैशाली में एक सिंह जबकि सारनाथ और सांची में 4 सिंह शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ पर भी एक सिंह पाया जाता है। संकिसा स्तंभ पर हाथी, रामपुरवा द्वितीय स्तंभ पर वृषभ और रुमिनदेई स्तंभ पर अश्व शीर्ष पर अंकित है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।